आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है एक्यूट ऑस्टोमोलाइटिस। तो एक्यूट ऑस्टोमोलाइटिस के अंदर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन, रिलेमेट एनाटमी, एटियोपैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड लास्ट में आता है इसका कॉम्प्लिकेशन। तो अपन ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो ऑस्टोमोलाइटिस है ये क्या होता है। तो ऑस्टोमोलाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ द बोन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑस्टोमोलाइटिस। मतलब अपनी जो बोन्स होती है उसके अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसे अपन ऑस्टोमोलाइटिस कहते हैं। मतलब बोन्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन उसको अपन ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। तो एक्यूट मतलब जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये दो तरीक़ा का हो सकता है। एंड तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस ये वाला जो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद होता है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये भी दो तरीके का हो सकता है यहाँ पर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये अपन को देखने को मिल सकता है किसी भी ओपन फ्रैक्चर में और बोन ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर होगा तो उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस जा सकता है जिस कारण से वो इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। और होता है एक ओपन बोन ऑपरेशन, जब अपन ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जब रोड डाल दी या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन ऑपरेशन कर रहे हैं उसके थ्रू वहाँ पर बैक्टीरियाज, ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं जो कि वहाँ पर इन्फेक्शन करवा सकते हैं। तो इस दो तरीके से अपन को हो सकता है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, प्राइमरी वाला। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं एक और ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है जिसका नाम है हेमेटोजीनस ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये वाला जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट होता है बच्चों के अंदर। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में अपन देखते हैं। इसको समझने से पहले अपन देखेंगे इसकी रिलेवेंट एनाटमी, क्योंकि एनाटमी समझने के बाद ही अपन समझ पाएंगे कौन से पार्ट पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे मेटाफाइजिस ऑफ द लॉन्ग बोन। तो अपन पहले इसकी बोन के एनाटमी देखते हैं कि कहाँ पर मतलब कहाँ पर मेटाफाइजिस होता है, कहाँ पर डायाफाइजिस होता है। तो ये एक लॉन्ग बोन है जिसके बीच में यहाँ पर डायाफाइजिस प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे मेटाफाइजिस होते हैं। और यहाँ पर जो एंड है इसको अपन कहते हैं एपिफाइजिस, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एपिफाइजियल प्लेट कहते होती है जिसको अपन ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर ये हाईली वेस्कुलर जोन होता है। कौन सा? मेटाफाइजिस। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो ये मेडुलरीज अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो मेडुलरी आर्टरीज होती है ना ये डायाफाइजिस से होते हुए मेटाफाइजिस की तरफ जाती है, यहाँ पर आती है। उसके बाद यहाँ से हेयर पिन अरेंजमेंट होता है, उसके थ्रू जो सिस्टम है वापस आता है जिसको अपन कहते हैं मेडुलरी वेंस। ठीक है, ये यहाँ से वापस आ गया। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है ना वो यहाँ तक पहुँच जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट साइट है मेटाफाइजिस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतलब जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर ही अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पर ऊपर पहुँच जाता है और यहाँ पर चिपक के बैठ जाता है। मतलब ये उस बैक्टीरिया की फेवरेट साइट है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेडुलरी आर्टरीज रीज अप ग्रोथ प्लेट। जो मेडुलरी आर्टरीज है ये ग्रोथ प्लेट अपन ने बोला था, यहाँ इसको ग्रोथ प्लेट कहते हैं। तो यहाँ तक पहुँच जाती है। वीनस सिस्टम बिगिनिंग इन द एरिया एंड ड्रेन टूवर्ड्स द डायाफाइजिस। तो यहाँ से अपन का ये वीनस सिस्टम स्टार्ट होता है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आता है। हाँ, उसके बाद है वेसल्स फ्रॉम अ लूप हेयर पिन अरेंजमेंट। और यहाँ पे जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे हेयर पिन अरेंजमेंट होता है इस तरह का। तो यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट होता है ना ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इस जगह पे बैक्टीरिया के रुकने का, मतलब ये उसकी फेवरेट साइट होती है। तो अपन देखते हैं आगे भी यही लिखा हुआ है, blood stasis resulting arrangement is probably responsible for metaphysis bringing a favorite site of bacteria to settle, common site for ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो अपन ने देख लिया कि वहाँ पर ही जो सबसे ज़्यादा रुकेंगे बैक्टीरिया तो उसको सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट साइट होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस की। उसके बाद आता है इन मोस्ट जॉइंट्स कैप्सूल्स इज अटैच्ड एट द जंक्शन ऑफ एपिफाइजिस विद द मेटाफाइजिस। तो यहाँ पे एक जंक्शन होता है एपिफाइजिस और मेटाफाइजिस का बिटवीन का जंक्शन, जिसको अपन कहते हैं एपिफाइजिस विद द मेटाफाइजिस का जंक्शन होता है, जहाँ से कैप्सूल है वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के अपन को देखने को मिलते हैं, एक तो होता है मेटाफाइजिस ऑफ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, एक होता है मेटाफाइजिस इन इंट्रा आर्टिकुलर। तो ये वाला जो है वो है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर और ये वाला है इंट्रा आर्टिकुलर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इन्फेक्शन फ्रॉम मेटाफाइजिस एंड स्प्रेड टू द जॉइंट पायोजेनिक आर्थराइटिस।
तो जो इन्फेक्शन है यहाँ से होता हुआ वो जॉइंट तक स्प्रेड हो जाता है, जो होता है पायोजेनिक आर्थराइटिस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है, वो है एटियोपैथोजेनेसिस। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि किस कारण से अपन को किस ऑर्गेनिज्म के कारण ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस ओरिसिस, स्ट्रेप्टोकोकस पिनोमोकोकस, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो बोन्स है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है सबसे कॉमनेस्ट कोजेटिव ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा इसके कारण अपन को ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है। और ये दो है ये अदर है, इनके कारण अपन को कम देखने को मिलता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बोन्स तक पहुँच जाते हैं। बैक्टीरिया पास थ्रू द बोन गेट लोडेड इन द मेटाफाइसिस। तो ये इस तरह से पूरा जो मेटाफाइसिस है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वहाँ पर लोडेड हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट साइट्स है जहाँ पर अपन को ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है वो है लोअर फिमोरल मेटाफाइसिस, अपर टीबिया, अपर फिमोरल एंड अपर हुमरस मेटाफाइसिस। यहाँ पर अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ऑस्टियोमाइलाइटिस से सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट साइट होती है, जिसके अंदर भी सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट होती है वो है लोअर फिमोरल मेटाफाइसिस। अदर कॉमनेस्ट साइट है ये तीन। ओके, उसके बाद आज की पैथोलॉजी के बारे में, जो होस्ट बोन होती है, जो मतलब इंडिविजुअल एक पर्सन की जो बोन्स होती है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है किस कारण से? रेस्पॉन्स टू द बैक्टीरिया के पहुँचने के कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है होस्ट की बोन्स के अंदर, और जो बोन होती है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट और सेल्स है, मतलब जिसको अपन पस कहते हैं, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब एक बार सफिशेंट पस फॉर्म हो जाती है तो मेडुलरी कैविटी के अंदर जो फस है वो सफिशेंट अमाउंट में फिल हो जाती है। उसके बाद वो स्प्रेड हो जाती है फॉलोइंग डायरेक्शन में। तो अपन इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये यहाँ पर अपना जो पार्ट है, यहाँ पर अपना है मेटाफाइसिस। ओके, यहाँ पे ग्लोथ प्लेट है और यहाँ पर एपिफाइसिस है और यहाँ पे साइड में कैप्सूल्स है। ओके, दोनों तरफ। तो मान लो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये फॉर्म हो गया और यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ये मतलब बहुत ज़्यादा भर गया है यहाँ पर, तो ये यहाँ से स्प्रेड होगा। या तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे आ सकता है, या फिर बॉडी से बाहर भी निकल सकता है। तो अगर ये सबसे पहले तो जाएगा नीचे की तरफ अलोंग मेडुलरी कैविटी, उसके बाद ऊपर भी जा सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं टू द जॉइंट, एंड ये बाहर भी जा सकता है आउट ऑफ द कॉर्टेक्स। तो अपन इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह से ये स्प्रेड हो सकता है फर्स्ट जो फॉर्मेशन हुआ है ना फर्स्ट, और ये कहाँ पर जाकर इन्फेक्शन भी और भी ज़्यादा फैला सकता है। यहाँ पर पहला वाला आता है, फर्स्ट वाला अलोंग द मेडुलरी कैविटी, मतलब जो पल्स है वो मेडुलरी कैविटी है उसके अंदर आ जाएगा। फर्स्ट ट्रिकल्स अलोंग द मेडुलरी कैविटी, जो कि यहाँ पर आने के बाद कोज करेगा थ्रोम्बोसिस करेगा वीनस के अंदर एंड आर्टरीज मेडुलरी वेसल्स के अंदर, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन जाएगा, जिस कारण से जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो पाएगी टू द सेगमेंट ऑफ द बोन इस दस कट ऑफ, मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो कट हो जाएगी और वहाँ पर फिर डैमेज स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही इसलिए। फिर दूसरा सेकेंड वाला आता है आउट ऑफ द कॉर्टेक्स। अभी अपन ने इससे पहले एक डायग्राम देखा था, तो ये वाला जो है यहाँ पे पस है ये बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसको अपन कहते हैं आउट ऑफ द कोटेक्स, मतलब कोटेक्स से बाहर निकल जाएगा और बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा भर जाएगा। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। और अभी अपन ने पढ़ा था ये वाला कि नीचे की तरफ आ रहा है जहाँ पे थ्रोम्बोसिस वगैरह फॉर्म करेगा ये वापस इसके अंदर। तो अपन ये वाला पढ़ते हैं आउट ऑफ द कोटेक्स वाला, बी वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पल्स है ना वो ट्रेवल करता है वोल्कमार्क कैनाल अपन ने पहले पढ़ा था, जिसके थ्रू जो पल्स है वो ट्रेवल्स करता है और वो सब पेरिओस्टियल तक पहुँच जाता है। जो पेरिओस्टियम इज द लिफ्टेड ऑफ द अंडरलाइनिंग बोन, जिस कारण से अपन को देखने को मिलता है डैमेज ऑफ द पेरिओस्टियल ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द बोन, मतलब जो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है पेरिओस्टियल जो ब्लड सप्लाई है उसका डैमेज अपन को देखने को मिलेगा पार्ट ऑफ द बोन पर। सेगमेंट ऑफ बोन इज दिस रेंडर्ड एवेस्कुलर और एवेस्कुलर देखने को मिलेंगे अपन को। डायमेंशन ऑफ द सेगमेंट वेरीज फ्रॉम द स्मॉल इनविजिबल पीसेज ऑफ द होल डायफेसिस ऑफ बोन। पस अंडर पेरिओस्टियम जनरेटेड पस पेरिओस्टियम न्यू बोन पेरिओस्टल रिएक्शन। तो इस तरह से ना वो वहाँ पर जम जाएगा पेरिओस्टियम के पास, मतलब बोन के नीचे और पेरिओस्टियम के अंदर। तो वहाँ पर भरने के बाद वहाँ पर जो है ना पेरिओस्टियल रिएक्शन अपन को देखने को मिलेगी, जहाँ पर क्या होता है ना अपन को वहाँ पर न्यू बोन देखने को मिलती है, वो वहाँ पर जनरेट होने लग जाती है। पेरिओस्टियम परफॉर्म
perforated pus out into the muscles or subcutaneous plain bursts out of the skin forming discharge sinus। तो इस तरह से पूरा फील हो जाएगा और वो इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना ज़्यादा पस भर जाएगा कि वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिसको अपन कहते हैं फॉर्मिंग डिस्चार्जिंग साइनस। इसको बाहर निकलता है उसको अपन साइनस कहते हैं, मतलब स्किन के थ्रू बाहर निकलने लग जाएगा। क्योंकि जो पेरियोस्टियम होता है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मतलब बोन्स तो थोड़ी हार्ड होती है, ये सॉफ्ट होता है, तो जल्दी फूट कर बाहर निकलने लग जाएगा। तो इस तरह से पूरा बॉडी के बाहर निकल जाते हैं आउट ऑफ द कोटेक्स। उसके बाद आता है इन अदर डायरेक्शन। अब अदर डायरेक्शन कौन सी होगी, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे पहुंच जाएगा ये। एपिफाइजियल जो प्लेट अपन ने देखा था कि मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में एक प्लेट होती है, एपिफाइजियल प्लेट, वो क्या है ना, जो पस है उसको स्प्रेड होने से रोकती है। लेकिन ये मे बी अफेक्टेड बाय द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जो लेकिन ये जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उससे अफेक्ट हो जाती है। एवेस्कुलर कैप्सूल अटैच अपन ने देखा था कि एपिफाइजियल मेटाफाइजियल जहाँ पे जंक्शन था वहाँ पर कैप्सूल्स अटैच हो रहे थे। तो ये क्या करते हैं ना, प्रिवेंट द पस फॉर्मिंग एंटरिंग द नियर बाई जॉइंट। तो नियर बाई जॉइंट होता है ना, वहाँ पे पस को फैलने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इन जॉइंट्स विद इन द इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइजिस पस कैन स्प्रेड टू द जॉइंट एंड कॉज एक्यूट पायोजेनिक आर्थराइटिस। तो जो ये पस है ना, ये स्प्रेड हो जाता है इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइजिस से जॉइंट्स में, जो कि कोज करते हैं एक्यूट पायोजेनिक आर्थराइटिस, कि अपन को देखने को मिलता है इन द हिप जॉइंट, इन द शोल्डर जॉइंट। क्योंकि अपन ने वहाँ पे देखा था जो कि हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट होते हैं, वहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पर इसके डायग्नोसिस। तो इसका डायग्नोसिस होता है ना एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का, ये बेसिकली होता है क्लिनिकल। तो ये अपन को ज़्यादातर देखने को मिलता है चिल्ड्रंस के अंदर, एंड जो बॉयज़ वगैरह होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह के इन्फेक्शन के लिए। दे आर मोर प्रोन टू इंजरी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्राइमरी फोकस ऑफ इन्फेक्शन होता है इज जनरली नॉट डिटेक्टेड। मतलब जो प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है वो इतनी जल्दी डायग्नोस अपन उसको नहीं कर पाते, मतलब वो नॉट डिटेक्टेबल होता है। उसके बाद अपन को कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स देखने को मिलती है चिल्ड्रंस के अंदर, जैसे एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग एट द एंड ऑफ बोन के एंड पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सिस्टेमिक फीचर्स इन्फेक्शन के अपन को देखने को मिलेगा, जैसे कि फीवर। पेरेंट्स एपिसोड ऑफ इंजरी बस द इंजरी को इंसिडेंटली। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि हाँ इसको पहले इंजरी हुई थी, यहाँ पर ये सब हुआ है, तो उससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। लेकिन ये भी कभी कभी अपन को देखने को मिलता है, किंतु ज़्यादातर अपन को देखने को मिलता है कि हाँ वहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन बहुत पहले हुई थी, जिस कारण से अपन को वहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिल रहा है। बट द इंजरी कोइंसिडेंटली, इंजरी अपन को कोइंसिडेंटली देखने को मिल सकता है। इसके बाद आते हैं इसके एग्जामिनेशन कि अपन इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। जो चाइल्ड है वो फिब्राइल रहेगा और डिहाइड्रेट रहेगा। अपन को कुछ क्लासिकल साइंस अपन को देखने को मिलेंगे इन्फ्लामेशन के, रेडनेस और हीट एक्सेट्रा। ये कहाँ पर होंगे, लोकलाइज टू द मेटाफाइजियल एरिया ऑफ द बोन। जो बोन के मेटाफाइजियल जो एरिया है वहाँ पर अपन को ये सब देखने को मिलेगा। इन लेट स्टेज के अंदर क्या अपन को देखने को मिलेगा, वन में फाइंड एब्सेस इन द मसल्स और सबक्यूटेनियस प्लेन। ओके उसके बाद स्वेलिंग ऑफ द एडजेसेंट जॉइंट बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक एफ्यूजन एंड कॉन्क्यूमेटेड आर्थराइटिस। ओके उसके बाद अपन इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले आता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर अपन को पॉलीमॉर्फन न्यूक्लियेटेड ल्यूकोसाइट्स एंड एलिवेट ESR देखने को मिलेगा। एक्सरे के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, अर्लीस्ट साइन क्या होता है, न्यू बोन डिपोजिशन। पेरियोस्टियल पे वो अपन ने देखा था न्यू बोन फॉर्मेशन करने लग जाता है वहाँ पर, तो अपन को न्यू बोन डिपोजिशन देखने को मिलेगा एट द मेटाफाइजिस। इट टेक्स अबाउट 7 to 10 days ऑफ अपीयर्स। उसके बाद बोन स्कैन यूजिंग टेटेनियम 99। सो इसके अंदर अपन को देखने को मिलता है इंक्रीज अपटेक बाय द बोन इन द मेटाफाइजिस। उसके बाद बोन इन्फेक्शन डायग्नोसिस ईडियम 111 लेबेड ल्यूकोसाइट स्कैन। उसके बाद अपन इसका डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरह और भी डिजीजेस होती है जो अपन को सेम उसकी तरह देखने को मिलती है। तो अपन को इसके लिए इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है ना, अपन को यहाँ पर टेंडरनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलती है लोकलाइज टू द जॉइंट। जो मूवमेंट होते हैं जॉइंट के वो पेनफुल होते हैं और रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसके तरह ही होता है एक्यूट रिथमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस के
तरह होता है, इसकी तरह। लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, जो जॉइंट पेन अपन को देखने को मिलता है, और एलिवेट ASLO टीट एंड CRP वैल्यूज जो कि हेल्प करता है इसका डायग्नोसिस में। और जो स्क्रवी होता है, फॉर्मेशन ऑफ सब पेरियोस्टल हेमेटोमा इन स्क्रवी, जो कि बिल्कुल सेम होता है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरह। इसलिए अपन को इसका डिफरेंट डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, अपन को यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पेन होता है, पेन नहीं देखने को मिलता है, टेंडरनेस एंड सीवियर पॉइंट्स। उसके बाद आता है एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस, जिसके अंदर अपन को फीवर देखने को मिलता है, मसल्स आर टेंडर एंड बट नो टेंडरनेस ऑन द बोन्स। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है, इसका डायग्नोसिस करने के लिए अपन को पेशेंट से, जो पेशेंट है, जो बच्चा है, उससे पूछना पड़ता है कि आपको कोई चोट लगी थी क्या, किस तरह से आपको उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछना है, ताकि अपन को बता पाए, तो अपन समझ पाए कि हाँ उसको किस तरह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कौन सी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अपन को बच्चे से पूछना है, उसकी अपन को हिस्ट्री लेनी है। पेरेंट्स तो बताएंगे सही, लेकिन अपन को बच्चे से भी, बच्चा अगर बड़ा है तो अपन उससे पूछ सकते हैं, उसके बाद ही अपन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अब लास्ट में आता है इसके ट्रीटमेंट के बाद। तो ट्रीटमेंट जैसे मान लो चोट लगी बच्चे को, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके आ गया, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली हो सकता है। की टू सक्सेस है, तो चाइल्ड को एडमिट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो चाइल्ड का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है उसके ड्यूरेशन, इलनेस की जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर, आफ्टर विच द चाइल्ड इज बोर्थ। तो इसका ट्रीटमेंट अपन 2 केस के अंदर कर सकते हैं। इफ़ द चाइल्ड इज, अगर मान लो कोई बच्चा है जिसको चोट लगी, अगर वो 48 आवर्स के अंदर ही अपन के पास आ गया, तो उसके अपन क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उस तरह से और किस तरह से अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और एक और केस यहाँ पर हो सकता है, वो है अगर चाइल्ड 48 आवर्स के बाद आता है चोट लगने के बाद, तो उसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, अगर बच्चा मतलब जो चाइल्ड अपन के पास पहले जाता है, इफ़ चाइल्ड इज बोर्ड अर्ली, वो जल्दी आ जाता है, तो अपन ये सोचेंगे कि उसके अंदर कोई मतलब अभी ना जो पस है वो फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स से अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो कंसिस्ट होता है, अपन बच्चे को रेस्ट देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एंड जनरल बिल्डिंग अप ऑफ द पेशेंट। और जो लिम होते हैं, लिम को अपन रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराना है, उसको अपन रेस्ट करने के लिए देंगे स्प्लिन के साथ और बाय ट्रैक्शन। तो उसके बाद अपन उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक है वो चूज़ करेंगे कि उसको किस तरह की एंटीबायोटिक्स देनी है। तो ये जो अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं वो डिपेंड करता है, मतलब वो वेरी करता है सेंटर टू सेंटर। मान लो इस सेंटर पे अलग दे दिया, उस सेंटर पे अलग दे दिया, तो उस तरह से वो देख सकते हैं। और जो बच्चे की चाइल्ड है उस पर भी डिपेंड करता है कि अपन को कौन से बच्चे की कौन से एज में अपन को कौन से एंटीबायोटिक्स देनी है। और डॉक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं कौन सा डॉक्टर कौन से देगा, कौन सा डॉक्टर कौन से देगा, सबका अपना ट्रीटमेंट करने का एक वो होता है। तो अगर मान लो बच्चा है वो लेस देन 4 मंथ का है, तो अपन उसको कॉम्बिनेशन देंगे ड्रग्स एंटीबायोटिक्स का, सेट्रिफेनोजोन एंड वेनकोमाइसिन। और अगर ओल्डर चाइल्ड है तो अपन उसको देंगे सेफ्ट्रीएक्सोन एंड फ्लोक्सिसिलिन। तो अपन इस तरह से उसको उसकी एज को देख के उसको एंटीबायोटिक्स दे दी। और उस जो बच्चा है उसको अपन को रिहाइड्रेट करना है विथ इंट्रावीनस फ्लूइड के साथ। 4 आवर टेम्परेचर चार्ट जो अपन को उसको मेंटेन करना है, मेंटेन करके रखना है। एंड जो पल्स रिकॉर्ड है उसको भी अपन को मेंटेन करके रखना है। इफ़ द पेशेंट रेस्पॉन्स, अगर जो पेशेंट है वो रेस्पॉन्स करता है, फीवर विल स्टार्ट डिक्लाइन, जो फीवर है उसका कम हो रहा है, एंड लोकल इन्फ्लामेटरी साइन विल डिमिनिश। तो क्या होता है ना, चाइल्ड इम्प्रूव करेगा, लिप में भी मोबिलाइज्ड, लेकिन अपन उसको वेट बियरिंग करने को नहीं देंगे, वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है फॉर 6 to 8 वीक्स। आफ्टर 2 वीक, फिर 2 हफ्ते होगा उसको, तो आफ्टर 2 वीक्स के बाद क्या होगा, अपन उसको एंटीबायोटिक्स देंगे ओरल रूट से फॉर 6 वीक्स के लिए। इफ़ द जो पेशेंट है नॉट रेस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो अपन उसके लिए करना पड़ेगा सर्जिकल इंटरवेंशन। उसके बाद आता है दूसरा वाला, उसके अंदर है इफ़ द चाइल्ड इज आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। अगर मान लो जो बच्चा है वो सिम्टम्स आने के 48 आवर्स के बाद आता है चोट लगने के बाद, तो उसके अंदर क्या होगा ना, डज नॉट रेस्पॉन्स टू कंजर्वेटिव मेथड। तो अपन जब उसको कंजर्वेटिव मेथड्स देंगे ना, मतलब कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट देंगे उसके थ्रू वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि इस वाले में तो पहले वाले में क्या था, मैंने एंटीबायोटिक्स दी थी और वो रेस्पॉन्स करने लगा था। लेकिन इस वाले के अंदर ऐसा नहीं होगा कंजर्वेटिव मेथड ट्रीटमेंट के अंदर। तो उसका जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लाइट डीप टू पेरियोस्टियम, इसके लिए अपन को अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है।
अफेक्टेड पार्ट के लिए, जो कि अपन को हेल्प करता है उसके डिटेक्शन के लिए। सर्जिकल एक्सपोजरेशन एंड ड्रेनेज ट्रीटमेंट एट दिस स्टेज, तो अपन इस स्टेज के अंदर ये सब करते हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन को करना पड़ता है ड्रिल होल बोन के अंदर अपन को ड्रिल होल करना पड़ता है। रीजन ऑफ द मेटाफेजिस के रीजन में, इसमें क्या होता है ना, इफ पस विल अप्स, जो अगर पस निकलता है तो अपन होल इज इनलोगेटेड, मतलब जो होल को और बड़ा करेंगे। फ्री ड्रेनेज इज ऑब्टेन, वुंड क्लोज्ड ओवर द स्टेलाइन सक्शन ड्रेन एंड रेस्ट एंटीबायोटिक और हाइड्रेट कैन कम्युनिकेटेड पोस्ट ऑपरेटिव, ये सब को करके रखना है। ग्रेजुअली इंफ्लेमेटरी कंट्रोल एंड लिम्फ पुट ऑफ टू यूज एंटीबायोटिक कंटिन्यू फॉर 6 वीक्स, तो अपन ने इस तरह से उसके पस को निकाल लिया है। उसके बाद अब उसका एंटीबायोटिक्स उसको कंटिन्यू रखनी है फॉर 6 वीक्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर अपन को कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आता है जनरल कॉम्प्लिकेशन एंड लोकल कॉम्प्लिकेशन। तो जनरल कॉम्प्लिकेशन में अपन को देखने को मिलता है सेप्टिकेमिया एंड पाइमिया, और लोकल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपन को देखने को मिलता है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, क्योंकि एक्यूट के बाद क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस अपन को देखने को मिलेगा, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। एक्यूट पायोजेनिक और आर्थराइटिस अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद पैथोजेनिक फीचर्स अपन को देखने को मिल सकता है, और ग्रोथ प्लेट डिस्ट्रक्शन अब भी अपन को देखने को मिल सकता है। ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, फिर इनका भी अपन को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये था यहाँ पर अपना पूरा एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसके अंदर अपन ने ये सारे टॉपिक्स देख लिए। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, इसके रिलेवेंट एनाटॉमी देख ली, इटियोपैथोजेनेसिस देखना, डायग्नोसिस, प्रेजेंटिंग कंप्लेक्स देखे, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। तो इस तरह से अपन ने ऑस्टियोमाइलाइटिस का एक्यूट पार्ट देख लिया। अब इसके बाद अपन सेकेंडरी एंड क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे।